अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि एक शानदार इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर 25 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्या आपको पता है इस मंदिर में लोहे या स्टील का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके बाद भी यह मंदिर इतना मजबूत है कि कहा जा रहा है कि 1000 साल तक यह बिना किसी मरम्मत के ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। बस इतना ही नहीं, इस मंदिर की नींव को अगर हम छोड़ दें तो मंदिर का जो ऊपर का ढांचा है वो केवल पत्थरों से बना है और इन पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए किसी सीमेंट या दूसरी चीज का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। ये पत्थर बस एक के ऊपर एक खास तरह से रख दिए गए हैं। पर सवाल यह है कि जहां आज के मॉडर्न जमाने में लोहे और सीमेंट के बिना किसी मजबूत इमारत की कल्पना करना भी मुश्किल है, वहां आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके राम मंदिर को मजबूती दी गई है। और अगर इस क्षेत्र में कभी भूकंप आता है तो क्या यह मंदिर उस भूकंप को सहन कर पाएगा। तो सबसे पहली बात, लोहे का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया। लोहे का इस्तेमाल ना करने के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि हिंदू मंदिर वास्तुकला में पारंपरिक रूप से लोहे और स्टील के उपयोग से परहेज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहा मंदिर क्षेत्र के पवित्र वातावरण और ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है। पर लोहे का इस्तेमाल ना करने का धार्मिक ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कारण भी है। भले ही लोहे से बनी इमारतें मजबूत होती हैं, पर लंबे समय में इसमें जंग लगने का खतरा रहता है और इसलिए लोहे से बनी इमारतों की उम्र 100 से 200 साल तक सीमित रहती है। पर जब हम बात कर रहे हो एक ऐसे मंदिर के निर्माण की जो 1000 सालों तक बिना किसी मरम्मत के ज्यों का त्यों टिका रहे, तो ऐसे में लोहे को इस्तेमाल करने का तो विकल्प ही नहीं बचता। अब अगर हम बात करें मंदिर के निर्माण की, तो इसके निर्माण में इंजीनियर्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ी समस्या तो सबसे शुरुआत में ही आ गई, क्योंकि जब मंदिर के निर्माण वाली जगह की मिट्टी के सैंपल्स का टेस्ट किया गया तो जो रिजल्ट आया उसने इंजीनियर्स को चिंता में डाल दिया। शायद कुछ 100 साल पहले सरयू नदी इस जगह से बहती रही होगी, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी काफी लूज हो चुकी थी, इसलिए यह मंदिर के भारी ढांचे को सपोर्ट नहीं दे सकती थी। और अगर साधारण तरीके से मंदिर की नींव डालकर इस मिट्टी पर मंदिर को बना दिया जाता तो मंदिर जमीन के अंदर धंस सकता था और टेढ़ा हो सकता था, और अगर भविष्य में कोई भूकंप आता तो पूरा ढांचा भी गिर सकता था। देखो, फाउंडेशन यानी कि नींव किसी भी इमारत के लिए एक मजबूत बेस प्रोवाइड करती है और इसके भार को सुरक्षित तरह से मिट्टी में ट्रांसफर कर देती है। पर जब वहां की मिट्टी में पकड़ ही नहीं है तो नींव आखिर कैसे बनाई जाए। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे एक रेत के टिल्ले पे कोई भारी पत्थर रखोगे तो वो उस मिट्टी के अंदर धंस जाएगा। इसलिए जिस मिट्टी पर नींव बननी है वो मिट्टी सख्त होनी चाहिए। मुझसे अक्सर पूछा करते हैं लोग कि इंजीनियर्स का काम क्या होता है। यही काम होता है इंजीनियर्स का, किसी समस्या का सुरक्षित और किफायती समाधान निकालना। आईआईटी चेन्नई द्वारा निर्देशित इंजीनियर्स ने इस समस्या का एक नायाब समाधान निकाला और समाधान था री इंजीनियर्ड मिट्टी। निर्माण वाली जगह की मिट्टी को 15 मीटर की गहराई तक खोदकर यहाँ की पूरी मिट्टी को हटा दिया गया और उसकी जगह पर री इंजीनियर्ड मिट्टी को डाला गया। 15 मीटर की गहराई कम नहीं होती। यह एक 3 मंजिल इमारत की ऊंचाई है। असल में री इंजीनियर्ड मिट्टी एक खास तरह के मिक्सचर जैसे कि राख और माइक्रोसिलिका से मिलकर बनी होती है। इसे री इंजीनियर्ड मिट्टी को ऑन साइट तैयार किया जाता है और सावधानी पूर्वक प्लेन बेस पर फैलाया जाता है और फिर इसे दबा के कॉम्पैक्ट रूप देने के लिए इसे बुलडोजर से फैला दिया जाता है। अब इस परत को
मिट्टी की परत को फैलाने के बाद इसे लगभग 14 दिन के लिए छोड़ दिया गया और फिर इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए। इसके बाद यह ठोस चट्टान की तरह बन गई। री इंजीनियर्ड मिट्टी की एक के बाद एक कई परतें लगाई गई और प्रत्येक परत अपनी निचली परत के साथ जुड़ती चली गई। फाइनली ये सभी परतें आपस में जुड़ गई और यह एक विशाल चट्टान का रूप ले लेते हैं। 15 मीटर गहरी तो बस इस मंदिर की नींव ही है। नींव के ऊपर 2.5 मीटर मोटी कंक्रीट की एक परत यानी कि राफ्ट डाली गई है। इस राफ्ट का मेन काम होता है पूरे ढांचे के लोड को समान रूप से मिट्टी तक पहुंचाना। यह एक्स्ट्रा परत एक मजबूत बेल्ट की तरह काम करती है जो मंदिर के पूरे ढांचे को एक साथ रखे रहती है और इसे किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन या झुकाव से बचाती है। और इस राफ्ट के ऊपर करीब 1700 ग्रेनाइट के पत्थरों से 1 मीटर ऊंची प्लिंथ डाली गई। इस प्लिंथ की ही ऊपरी परत है जो मंदिर की फर्श बनी है जिस पर लोग चल सकेंगे और इस प्लिंथ पर ही मंदिर के पिलर्स खड़े किए गए। पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मंदिर का जितना भी ऊपरी निर्माण है उसमें ना तो सीमेंट और ना ही लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि इन पत्थरों को आखिर आपस में कैसे जोड़ा गया। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है इंटरलॉकिंग। इस टेक्निक में इन पत्थरों में छेद किए जाते हैं और फिर इस छेद में पत्थर के टुकड़े डाले जाते हैं। अब इस पत्थर का जो छेद से बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो इसके ऊपर रखे जाने वाले पत्थर के छेद के अंदर चला जाता है और इस प्रकार यह दोनों पत्थर आपस में लॉक हो जाते हैं। प्लिंथ में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर, प्रत्येक पत्थर का वजन करीब 3 टन है। जो इन पत्थरों का भारी वजन है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊपर वाले पत्थर ग्रेविटी के कारण नीचे वाले पत्थरों को दबाए रहते हैं जो मंदिर की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और जोर की हवा चलने पर या भूकंप आने पर भी यह पत्थर हिलते नहीं। तो मंदिर का ऊपरी ढांचा बनाने से पहले बनाई गई है इसकी मजबूत नींव। नींव के ऊपर राफ्ट के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थरों की प्लिंथ बनाई गई है और इस प्लिंथ के ऊपर मंदिर के पिलर्स खड़े किए गए हैं। और इतना सब करने के पीछे एक कारण है भूकंप। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो ये सुनिश्चित करे कि जिस इंटेंसिटी के भूकंप भविष्य में आ सकते हैं मंदिर उससे ज्यादा इंटेंसिटी के भूकंप को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसलिए नेपाल से लेकर अयोध्या तक पहले जितने भी भूकंप आ चुके हैं उनकी इंटेंसिटी को मेजर किया गया और इस इंटेंसिटी के आधार पर इसे लेबोरेटरी में सिमुलेटर किया गया और यह तय किया गया कि मंदिर की नींव और राफ्ट कितने मजबूत होने चाहिए। तो मंदिर की फर्श तैयार होने के बाद इसके ऊपर मंदिर के पिलर्स खड़े किए गए और इसके पिलर्स भी पत्थरों के ब्लॉक से बने जिन्हें क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक रखा गया। ऊपर वाले पत्थर जो हैं वह नीचे वाले पत्थर के खांचे में फिट हो जाते हैं। पिलर्स खड़े करने के बाद इन पिलर्स के ऊपर पत्थर से ही बने बीम्स लगाए गए। अब यहाँ पर आप देखो, अगर कभी भूकंप आता है तो वाइब्रेशन के कारण बीम और पिलर्स के बीच में स्लाइडिंग हो सकती है और बीम स्लाइड होकर गिर सकता है। पर इन बीम को स्लाइड होने से क्या रोक रहा है? देखो, अगर आप किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर घिसते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल लगता है। उसी प्रकार बीम और पिलर के बीच भी घर्षण बल होता है जो बीम को स्लाइड होने से रोक के रखता है और ये पिलर के पत्थर और बीम के पत्थर के बीच घर्षण बल ही है जो इन दोनों को आपस में स्लाइड होने से रोके रहता है। बीम का लोड और बीम के ऊपर जितने भी भार हैं वो सब मिलकर बहुत ज्यादा घर्षण बल बनाते हैं और भूकंप के दौरान बीम को स्लाइड होने से रोके रहते हैं। इसके अलावा जहां कहीं भी जरूरत थी वहां पर कॉपर के हुक्स लगाए गए हैं जो मंदिर को
अतिरिक्त मजबूती देते हैं और इस प्रकार पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बिना सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किए मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को नागर शैली में डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन के मंदिर ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। नागर शैली को इसके ऊंचे पहाड़ों जैसे दिखने वाले ढांचे, जिन्हें शिखर कहा जाता है, के लिए जाना जाता है। देखो, एक हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका गर्भगृह। यह कमरे की तरह होता है और इसमें मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण देवी देवता या भगवान की स्थापना की जाती है। और इसके आगे वाला जो एरिया है वो मंडप है। मंडप से ही होते हुए लोग गर्भगृह तक पहुंचते हैं। यह राम मंदिर का मुख्य शिखर है जो 161 फीट ऊंचा है और गर्भगृह के ऊपर है। गर्भगृह सबसे भीतरी कक्ष है जहां राम जी के शिशु रूप राम लल्ला की मूर्ति रखी गई है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है और केवल पुजारी ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में 10 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें से 5 मंडप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, 3 मंडप फर्स्ट फ्लोर पर हैं और 2 मंडप सेकंड फ्लोर पर हैं। इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 170 पिलर हैं जो मंदिर के पूरे ढांचे को सपोर्ट देते हैं।